तो आज की क्लास शुरू की जाए। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फिनिश की थी और उसमें हमने बहुत छोटी छोटी बातों का जिक्र किया था, जिसमें से हो सकता है कि मैक्सिमम या लगभग सारी बातें आप पहले से जान रहे हों। अगर जान रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जान रहे हैं तो भाई आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि उसकी ज़रूरत हमें फिजिक्स के सवाल बनाने के दरमियान, उसके थ्योरी को पढ़ने के दरमियान ज़रूरी पड़ता है। और उतना जितना बताया है जान लेंगे तो मेरा काम हो जाता है। आज की क्लास हम लोग की काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आज की क्लास में हम सीखेंगे ग्राफ्स के बारे में। फिजिक्स में 11th और 12th की जो बुक आपके पास होगी उसमें देखोगे तो सैकड़ों टाइप के ग्राफ ड्रॉ किए हुए अलग अलग पेज में मिलेंगे, अलग अलग टॉपिक में मिलेंगे। और वहाँ पर अगर हम सबको काउंट करें तो संख्या बहुत सारी हो जाएंगी। कभी कभी आश्चर्य होता है कि इनकी ग्राफ ऐसे कैसे ड्रॉ हुआ, इसकी ग्राफ ऐसे कैसे हो गया, क्यों ऐसा ही हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। ये सारी बातों की एक कन्फ्यूजन बनी रहती है। तो इस क्लास में हम यही समझने का प्रयास करेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम किसी भी क्वांटिटीज़ के दरमियान ग्राफ को हम ड्रॉ करेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज़ के दरमियान, और उसके लिए हमें क्या क्या जानकारी होना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए हम ग्राफ शुरू करते हैं। तुम देखोगे फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में भी आपको फाइनली बहुत ग्राफ्स ड्रॉ किए हुए मिलेंगे। मेरा प्रश्न है कि एक्चुअली में ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है। जैसे फिजिक्स में ही वेलोसिटी वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, और इस तरह के फिजिकल क्वांटिटीज़ के दरमियान जो ग्राफ्स हैं वो सैकड़ों की तादाद में हैं। आप सबको याद नहीं कर सकते। हाँ, कुछ टेक्निक है, कुछ गणित की टेक्निक है, कुछ फिजिक्स के प्रिंसिपल हैं। आप इन सब को इस्तेमाल करके इस ग्राफ को बहुत इजीली ड्रॉ कर सकते हो विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। देखे और ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ऐसा कुछ आप हुनर सीख सकते हो जो हम सीखेंगे इस पार्ट में। लेकिन सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि ग्राफ बेसिकली बताता क्या है। जो हम किसी का ग्राफ देखते हैं, जैसे वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ हमने देखा, मान लिया जाए स्ट्रेट लाइन आया, तो वो क्या बताना चाहता है? क्या वो बताना चाहता है कि पार्टिकल सीधी रेखा में जा रहा है? तो नहीं। ग्राफ बेसिकली जिस क्वांटिटीज के बीच ड्रॉ किया हुआ है उनके बीच की वेरिएशंस को ये रिप्रेजेंट करता है ना। मतलब कहने का कि आप देखोगे नॉर्मली तो जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की अगर हम बात करते हैं, है ना, तो वेलोसिटी को हम मान लो यहाँ लिखे और टाइम को मान लो हम यहाँ लिखे, और इसकी ग्राफ हमने कुछ इस तरह से ड्रॉ की, मान लिया जाए इस तरह का उसका ग्राफ आया। तो ये बताना क्या चाहता है? तो ये बताना चाहता है कि अगर हम समय को चेंज करेंगे, इफ आई एम चेंजिंग द टाइम, आई एम चेंजिंग द टाइम, तो इसके चेंज से वेलोसिटी के चेंज में क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके इफेक्ट को हम स्टडी करते हैं ग्राफ में। मतलब कि वेलोसिटी बढ़ा, वेलोसिटी घटा, वेलोसिटी बढ़ रहा है तो कैसे बढ़ रहा है, घट रहा है तो कैसे घट रहा है, अलग अलग समय में वेलोसिटी कितनी है ना, वेलोसिटी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। बाय चेंजिंग द टाइम, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफ। एक और भी तरीका है जिससे हम इस तरह की बातों को, इसके प्रभाव को स्टडी कर सकते हैं, दैट इज इक्वेशन। अगर मान लिया जाए कि हमें वेलोसिटी और टाइम का एक इक्वेशन दिया हुआ हो, सपोज करो v इज इक्वल टू इस तरह से 2t दिया हुआ है, तो हम यहाँ से भी हम
बता सकते हैं कि t के बदलने से वेलोसिटी के मान में क्या प्रभाव पड़ेगा, मान बढ़ेगा, मान घटेगा, इस तरह की बातें। ठीक है, तो यहाँ पर जो अगर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आया तो ये मत समझ लीजिएगा कि जो पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी की चर्चा हो रही है, जिस पार्टिकल की वेलोसिटी का समय के साथ ग्राफ इस तरह से बताया गया है कि वो पार्टिकल इस तरह चल रहा है सीधी रेखा में, ये बात नहीं बताता है। उस पार्टिकल की वेलोसिटी समय के साथ जो चेंज हो रही है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस प्लॉट। जो पार्टिकल चल रहा है उसका अलग अलग समय में अलग अलग वेलोसिटी होगा। जो पार्टिकल चल रहा है भले वो कोई पाथ में चले, सर्कुलर में मोशन में चले या पैराबोला में चले या कर्व पाथ में चले, उसका पाथ कोई हो, ये पाथ नहीं बताता। ये बताता है समय के साथ उस पार्टिकल की वेलोसिटी में क्या प्रभाव पड़ रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। जैसे यहाँ देखिए तो t बराबर 0 समय में वेलोसिटी का मान 0 है। 1 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी देखिए यहाँ हो गई, ये वाली, मान लीजिए इसकी वेलोसिटी हो गई 2 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद यहाँ पर 2 सेकेंड हुआ, t का ये एक्सिस है, तो 2 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी का मान बढ़ के ये हो गया 4 मीटर पर सेकेंड, इस तरह से। तो ये उस पार्टिकल की गति को रिप्रेजेंट कर रहा है ये प्लॉट। तो बेसिकली ग्राफ जो है हमेशा दो क्वांटिटीज़ के दरमियान हम लिखते हैं, ड्रॉ करते हैं। एक क्वांटिटी जो वेरी करेंगे समय, जो उसके बाद वो चेंज होगा, जिसको हम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कहेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। वो जनरली हम रखते हैं एक्स एक्सिस पर। जो फिजिकल क्वांटिटी जो है उसको हम जनरली रखते हैं एक्स एक्सिस पर। और ये जो भी है, ऑफ कोर्स ये भी वेरिएबल है, समय के साथ ये भी बदलेगा। दैट इज ऑल्सो नोन एज वेरिएबल, बट इट इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो इस डिपेंडेंट वेरिएबल को इन जनरल हम लोग रखते हैं ऑन वाई एक्सिस, है ना। इसकी हम लोग आगे चल के टेक्निक सीख जाएंगे। तो यहाँ पर हम इसी तरह का जो भी चीज़ को हमें इंडिपेंडेंटली वेरी करना है, जिसके मान को हम कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, वो हम पर डिपेंड नहीं करता। हाँ, उसके चेंज होने से दूसरे क्वांटिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दैट इज़ कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल, और उसको हम वाई पर रखते हैं। ये छोटी सी बातें हैं जहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ग्राफ एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या करता है। तो ग्राफ बेसिकली रिप्रेजेंट करता है वेरिएशन of one quantity with respect to other quantity, variation of one quantity like velocity with respect to another quantity like time। या यूं कह सकते हो, the graph represents the variation of dependent variable with respect to the independent variable। ठीक है, तो ये जो वेरिएशन है, इसको बताने की मेरे पास दो औजार हैं, जो हथियार है। एक तो है इक्वेशन, जो हमने ये लिखा, दिस इज इक्वेशन। हम इस इक्वेशन की भी सहायता से आपस में क्वांटिटीज की क्या वेरिएशन हो रही है, बढ़ने का स्थिति है कि घटने का स्थिति है, उससे हम इक्वेशन लिख करके बता सकते हैं। और दूसरा चीज़ है, ये ग्राफ प्लॉट करके हम आपस में इसको बता सकते हैं, दैट इज द प्लॉट। तो ग्राफ बेसिकली कुछ नहीं, एक प्रकार का वेरिएशन रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है ना। और ये एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है, जिसको देख करके बहुत हम एक नज़र में बिना कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन किए हम आराम से पकड़ लेते हैं कि किसका मान बढ़ रहा है, किसका मान घट रहा है। मान लिया जाए किसी की वेलोसिटी अगर इस तरह से आ रही है, सपोज करो इस तरह से इसकी वेलोसिटी ऐसी आ रही है, तो हम यहाँ पर देख करके बड़ा आराम से बोल सकते हैं कि इतना समय तक जो है इसकी वेलोसिटी बहुत तेज़ी से बढ़ी और उसके बाद उसकी वेलोसिटी घटना शुरू हो गया। ऐसे वेलोसिटी घटना शुरू हो गया। और इस ग्राफ को देख करके हम ये भी बोल सकते हैं कि इस समय में, पर्टिकुलर इस समय में उसकी वेलोसिटी का मान जो है एग्जैक्टली मैक्सिमम हो गया है।
और उसके पहले उसकी वेलोसिटी कम है, उसके बाद उस समय के बाद भी वेलोसिटी कम है, और इस समय में उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो गया है। और इतनी फैसिलिटी जो है वो इक्वेशन में नहीं है। इस इक्वेशन से हम नहीं बता देंगे तुरंत कि किस समय में उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है, किस समय में उसकी वेलोसिटी मिनिमम है। ये ग्राफ इस इक्वेशन का नहीं है, हम एक एग्जाम्पल में बता रहे हैं। मान लो कोई इक्वेशन दे दिया गया है जिसकी ये ग्राफ प्लॉट की गई है, तो आप उस इक्वेशन से तुरंत फाइंड आउट नहीं कर सकते हो कि कितने समय तक उसकी वेलोसिटी बढ़ेंगी, कितनी समय में उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, कितनी समय में उसकी वेलोसिटी घटनी शुरू होंगी। लेकिन ग्राफ से हम इस बात को बहुत स्पष्ट बोल सकते हैं। दैट इज़ वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल मेथड टू रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी विथ रेस्पेक्ट टू द अनदर फिजिकल क्वांटिटी। तो ये तो बातें हो गई कि ग्राफ क्या है। तो हम इस बात को यहाँ पर लिखना चाहते हैं, ग्राफ represents the variation of one physical quantity बात हम अगर फिजिक्स की कर रहे हैं तो उसमें जो क्वांटिटी मिलेंगे फिजिकल क्वांटिटी, अगर मैथमेटिक्स में ज़्यादातर बात करेंगे तो वहाँ एक्स और वाई का इस्तेमाल होता है ज़्यादा। तो वन फिजिकल क्वांटिटी, इसको हम क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल, इसको बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू द अनदर फिजिकल क्वांटिटी, अनदर फिजिकल क्वांटिटी, है ना। इसको बोलेंगे क्या चीज, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो ये हम यहां पर इस बात को समझने का प्रयास किए हैं। अब प्रश्न है कि ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चीज की जरूरत होती है। ग्राफ तो ठीक है कि इस तरह का फिगर आया, दिखे भी, बुक में भी पाए जाते हैं इस तरह का इसका फिगर, इस तरह का इसका प्लॉट है। लेकिन वो प्लॉट बेसिकली जो आया है, जो बना है, उसके मेन पीछे जो काम करने वाला रोल कौन कर रहा है, उस ग्राफ को इस तरह के होने की वजह कौन है। किसी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन, किसी का पाराबोला, किसी का हाइपरबोला, तो उनके बीच का रिलेशन कौन, उसके पीछे काम कौन कर रहा है। तो उसके पीछे काम करता है आपस में उन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज के रिलेशन, है ना। जैसे एक हम लोगों को जो प्लॉट करनी है, एक फिजिकल क्वांटिटी के वेरिएशन दिखानी है विथ रेस्पेक्ट टू दी अनदर फिजिकल क्वांटिटी, है ना। जैसे हमें वेलोसिटी का प्लॉट करना है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, या वेलोसिटी वर्सेस टाइम। तो यहाँ पर कहना है कि इसकी ग्राफ जैसी भी होंगी, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, जो भी होगा, ये कौन तय करेगा। तो ये तय करता है इक्वेशन। टू प्लॉट ए ग्राफ ऑफ वन क्वांटिटी विथ रेस्पेक्ट टू अनदर, you must need the equation either or relation of that quantity with respect to the another quantity। आपको आपस में उन दोनों क्वांटिटीज के बीच रिलेशन मालूम होना चाहिए, तभी आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। टू ड्रॉ द ग्राफ, एक बात तो ये हुआ कि ग्राफ बताना क्या चाहता है। दूसरा है कि टू ड्रॉ द ग्राफ, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए we should must have the relation माने किस फॉर्म में रिलेशन रहेगा, इन फॉर्म ऑफ इक्वेशन, इन फॉर्म ऑफ इक्वेशन। we must have the relation between those quantities, वो जो क्वांटिटीज जिसके दरमियान हमें ग्राफ प्लॉट करनी है। जैसे वेलोसिटी टाइम के बीच ग्राफ प्लॉट करनी है, तो आपको वेलोसिटी टाइम के बीच रिलेशन मालूम होना चाहिए।
आपको करंट वर्सेस पोटेंशियल की प्लॉट करनी है तो करंट और पोटेंशियल के बीच का आपको रिलेशन मालूम होना चाहिए, आपस में उसकी इक्वेशन मालूम होनी चाहिए, रिलेशन बिटवीन दोज क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। अगर आपको x और y के बीच ग्राफ प्लॉट करनी है तो x और y के बीच का संबंध आपको मालूम होना चाहिए, तब आप ग्राफ बहुत आराम से प्लॉट कर सकते हैं। अब आपको प्लॉट करने सीखना होगा कि किस तरह के इक्वेशन के ग्राफ कैसे होंगे, तो आप ये काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दो बातें बताई हैं कि ग्राफ बेसिकली एक क्वांटिटी की वेरिएशन को रिप्रेजेंट करता है दूसरे के रेस्पेक्ट में, और ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें रिलेशन की ज़रूरत है। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि वैसे तो ग्राफ की संख्या फिजिक्स में सैकड़ों हैं, सब तो याद नहीं कर सकते हैं, परंतु अगर हम सारी ग्राफ को यहाँ पर बोर्ड में डाल दें जितने फिजिक्स में बेसिकली मिलते हैं, तो उसमें से हमने ये पाया है कि लगभग 98% ग्राफ कुछ खास ही प्रकृति के हैं। उसकी जो नेचर है वो आपस में एक सिमिलैरिटी के साथ है। मतलब कहने का कि 20% ग्राफ का नेचर एक प्रकार का है, फिर 30% ग्राफ का नेचर एक प्रकार का, 5% ग्राफ एक अलग प्रकार का नेचर का है ना। इस तरह से हम कैटेगराइजेशन जब करते हैं सिमिलर क्वांटिटीज, सिमिलर ग्राफ्स की अगर हम कैटेगराइजेशन करके अलग करते हैं तो पाते हैं कि ऑलमोस्ट जो ग्राफ है 98% ग्राफ, ये कुल मिला करके 8 प्रकार के पाए जाते हैं, है ना। 8 प्रकार के ग्राफ कुछ कुल मिलाकर के मिलते हैं, और 2% की जो विंडो हमने छोड़ी है उसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ और फिजिक्स में ग्राफ ड्रॉ करने की हो सकती है, तो हमने उसको छोड़ दिया। और बाकी जो हमें सिलेबस में जो टॉपिक्स मिलते हैं उसके रिलेटेड अगर हम बात करें तो लगभग 98% ग्राफ इस 8 पार्ट में कैटेगराइजेशन किया जा सकता है। तो हम यहाँ पर इसी बात को दर्ज कर देते हैं, और इसी 8 प्रकार की जो ग्राफ की गणित है वो हम समझते हैं, और फिर हम इसी की सहायता से फिजिक्स के सभी ग्राफ पर कमांड करते हैं। द फॉलोइंग ग्राफ्स oftenly occur in our physics. सबसे जो ज़्यादा संख्या में ग्राफ मिलते हैं फिजिक्स में वो आते हैं स्ट्रेट लाइन के कैटेगरी में। स्ट्रेट लाइन, दूसरा है पाराबोला, तीसरा जो ग्राफ हमें मिलता है वो है हाइपरबोला, और एक खास प्रकार के हाइपरबोला ज़्यादा मिलता है या लगभग सब जगह यही मिलता है, दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। चौथा जो टाइप का ग्राफ है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ही एक एडवांस रूप हम बता रहे हैं। y इक्वल टू, यू कैन से ग्राफ ऑफ y इक्वल टू c डिवाइडेड बाई x टू द पावर n। ये हाइपरबोला का इक्वेशन नहीं है ना, लेकिन उसी तरह के नेचर को ये फॉलो करता है, तो हम इसके बाद जस्ट इसको लिखे हैं। और इस कैटेगरी में बहुत सारे ग्राफ्स फिजिक्स में हमें मिलते हैं, तो हमने इसको इंक्लूड किया है। पांचवा है इलिप्स एंड सर्कल। इलिप्स मिलते हैं, सर्कल मिलते हैं। छठा जो मिलता है हम लोग को वो है एक्सपोनेंशियल ग्राफ। एक्सपोनेंशियल कर्व कह सकते हो या एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स कह सकते हो। सातवां जो ग्राफ हमें फिजिक्स में मिलता है वो है साइन कर्व, और आठवां जो मिलता है वो है कोसाइन कर्व। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल ग्राफ हो गया, साइन और कोसाइन। टैन है, सेक, कोसेक, कॉट है, तो वो हमें फिजिक्स में जनरली उपयोग नहीं होते या नहीं मिलते, और अगर मिले भी तो जो हम यहाँ कॉन्सेप्ट सीखेंगे इसकी सहायता से हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं।
ठीक है, तो आप यहाँ ये बातों को समझ लीजिए कि ये 8 प्रकार के ग्राफ हैं। इसको ड्रॉ करने की हम टेक्निक सीखेंगे, इसके ड्रॉ करने की गणित सीखेंगे, और इसके अलावा अगर मान लीजिए जाए कुछ और नए प्रकार के ग्राफ अगर मिल जाते हैं फिजिक्स में, तो हम इस 8 ड्रॉ करने की प्रक्रिया जो सीखेंगे, इसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके हम उस जो नया ग्राफ मिला है उसको भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, फिर तो हम इसी बात को एक एक करके यहाँ पर सीखेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे हम फिजिक्स के ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं इसकी सहायता से। तो चलिए हम पहला स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, अगर हम इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन की बात करें कि कैसी जो मैथमेटिकल इक्वेशन स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है, तो नाम सुने होंगे एक प्रकार की लीनियर इक्वेशन। हमें लगता है कि आप स्ट्रेट लाइन ग्राफ प्लॉट किए होंगे मैट्रिकुलेशन में, आपको इक्वेशन दी जाती है, ग्राफ पेपर पे आप प्लॉट भी करते हैं। आप वैसे ड्रॉ भी कर सकते हैं यहाँ भी, लेकिन हमें उतनी समय नहीं रहती जितना समय लगा करके आप मैट्रिकुलेशन में ग्राफ प्लॉट किया करते हैं। यहाँ पर हम देखें और ग्राफ तुरंत खींचना है ना। तो हमें तो पहले इक्वेशन देख के ये पकड़ बनानी होगी कि ये ग्राफ, ये जो इक्वेशन है वो स्ट्रेट लाइन बताएगा, ये जो इक्वेशन है पैराबोला बताएगा, ये जो इक्वेशन है वो हाइपरबोला बताएगा। तो इक्वेशन से पहले हमें ग्राफ की नेचर पकड़नी होगी और फिर कुछ कॉन्सेप्ट और मैथमेटिक्स सीखे रहेंगे ताकि दिमाग में ही उसकी ग्राफ की एक फिगर जनरेट हो जाए। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है वो कहलाता है लीनियर इक्वेशन। ऑल लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट्स स्ट्रेट लाइन। ऑल लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट्स स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन को शॉर्ट में हम ऐसे लिख दिए हैं, समझिएगा आप लोग। लीनियर इक्वेशन मतलब क्या हुआ? लीनियर इक्वेशन का मतलब ये समझ लो कि कोई ऐसा इक्वेशन x और y से बना हुआ, इक्वेशन में 2 वेरिएबल होंगे तभी तो ग्राफ बनेंगे। एक को कहेंगे हम डिपेंडेंट वेरिएबल, एक को बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। गणित की बात करें तो छोड़ो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, सीधी बात करते हैं 2 वेरिएबल की, x और y के रूप में। तो 2 वेरिएबल x और y अगर आपस में जोड़ या घटाव से संबंधित हो, आपस में वो उनकी संबंध या तो एडिशन के साथ हो या सब्ट्रैक्शन के साथ हो, और दोनों के अगर ऊपर पावर 1 हुआ तो ऐसे रिलेशन कहलाता है लीनियर इक्वेशन। 2 वेरिएबल x और y आपस में जोड़ या घटाव से संबंधित हो और दोनों के ऊपर अगर पावर 1 हुआ तो दैट विल रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन। जैसे हम यहाँ कुछ इक्वेशन आपको दे रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लिया जाए 3x + 4y + 6 = 0। देखिए तो x और y 4, 3 ये आपकी तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ देखिए x और y का संबंध आपस में किसके साथ, कैसा संबंध है? जोड़ घटाव, जोड़ के साथ है। और x और y दोनों के ऊपर पावर 1 है। चाहे वो इधर लिखा रहे उधर लिखा रहे, हमसे कोई मतलब नहीं। अगर हम कुछ इस तरह के संबंध आपस में एस्टेब्लिश कर पा रहे हैं x और y के बीच, और दोनों के ऊपर पावर 1 देख पा रहे हैं, तो हम उसको स्ट्रेट लाइन कहेंगे। सो दिस इक्वेशन विल रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल सही है आपका अगर बोल रहे हैं स्ट्रेट लाइन। तो अगर मान लीजिए हम ऐसा बोलते हैं x = 3y - 6 या +6, क्या ये लीनियर इक्वेशन है?
तो आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ और कहो कि अगर हम इस 3y को इधर भेज देंगे तो -3y हो जाएगा और x और y का संबंध माइनस में होगा और दोनों के ऊपर पावर 1 स्पष्ट है, तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन होगा। क्लियर है? मान लिया जाए अगर हम एक इक्वेशन लिखते हैं y है ना, या x प्लस 6 इज इक्वल टू y/2, कुछ इस तरह का हमने एक लिखा है, क्या इसके इक्वेशन लीनियर कहलाएंगे? ऑफ कोर्स कहलाएंगे। इस y को इधर भेज दो या x को उधर भेज दो तो x और y का संबंध माइनस में हो जाएगा और पावर 1 तो दिख ही रहा है, तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा ये बताइए, तो क्या ये D में अगर लिखते हैं x प्लस 2/y इज इक्वल टू 3, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? x और y का संबंध जोड़ में है, दोनों के ऊपर पावर 1 दिख रहा है, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? दिस इक्वेशन, ये तो एकदम डेड श्योर है हम लोग कि ये सभी लीनियर इक्वेशन है, और ये लीनियर इक्वेशन है तो इसके ग्राफ स्ट्रेट लाइन होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम इसके बारे में आपसे पूछ रहे हैं, इस तरह से लिख दिया, क्या ये लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा? नहीं करेगा। तो इसका जवाब है नहीं। एक्चुअली में क्या है कि यहाँ पर ये जो y है इसका पावर 1 नहीं है, हम चाहें तो इसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इज इक्वल टू 3। अब बना x और y का संबंध जोड़ के साथ, और अब देखो तो पावर 1 x में है और पावर -1 y में है, दोनों के ऊपर पावर 1 होना चाहिए, माइनस से नहीं, +1 दोनों में होना चाहिए जोड़ घटाव के साथ। तो ये मेन ये रिलेशन एक्चुअली में ये ऐसा है, और ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। मान लिया जाए कि इक्वेशन ऐसा देते हैं 2/x प्लस 3/y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो ये भी लीनियर इक्वेशन बाबू नहीं है। कैसे? तो आप इसको यूं लिख सकते हो 2x पे पावर -1 प्लस 3y पे पावर -1 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आप इस तरह से इसको व्यक्त कर सकते हो। अब हुआ x और y का संबंध जोड़ के साथ, और अब यहाँ पावर हुआ x में -1 y में -1, एंड नाउ इट इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन। तो इसके ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन नहीं होंगे। इसके ग्राफ क्या होंगे वो बात की बात है, लेकिन इसके ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होंगे क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, नॉट ए लीनियर इक्वेशन। तो इसके ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होंगे, इसके ग्राफ स्ट्रेट लाइन होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, एक तो इक्वेशन देख करके हम आराम से पहचान लेंगे कि कौन ग्राफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन ग्राफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ये बातें तो स्पष्ट हो गई। हम यहाँ एक खास स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखेंगे और उसकी ग्राफ ड्रॉ करने हम सीख जाएंगे। एक ऐसी स्टैंडर्ड फॉर्म, बहुत ही वेल नोन स्टैंडर्ड फॉर्म है स्ट्रेट लाइन की, उसको हम उपयोग करेंगे और उस स्टैंडर्ड फॉर्म का हम ग्राफ ड्रॉ करना सीख जाएंगे। इसके बाद कोई भी प्रकार की आपको स्ट्रेट लाइन की पहचान इक्वेशन में हो जाती है, तो आपका काम होगा कि उस इक्वेशन को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लीजिए और उसका तो ग्राफ आप ड्रॉ करना सीख ही गए हैं। ये है टेक्निक। तो हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म आपको रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी ग्राफ क्या है वो हम ड्रॉ करना सिखाते हैं, और उस स्टैंडर्ड फॉर्म को हम यहाँ नाम देते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्ट्रेट लाइन की ये बहुत ही ऑफनली यूज्ड फॉर्म है स्ट्रेट लाइन की, जिसको कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और इसका जो रूप है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का जो रूप है स्ट्रेट लाइन का, दैट इज गिवन बाई y इक्वल टू mx प्लस c। y और x तो ये वेरिएबल हो गए, x हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। m और c के बारे में समझिएगा। यहाँ पर c जो तुम देख रहे हो
इसको हम कहते हैं वाई इंटरसेप्ट। इसका नाम है, कांस्टेंट है, ऑफ कोर्स कांस्टेंट है, इक्वेशन में कांस्टेंट है, लेकिन इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में नाम है, और इसका नाम क्या है? वाई इंटरसेप्ट। मतलब कहने का कि ये जो सी की जो वैल्यू है वो एक्चुअली में क्या बताएगा ग्राफ के रिगार्डिंग। वाई इंटरसेप्ट का मतलब हुआ वाई एक्सिस को काटने वाला। तो वो जो स्ट्रेट लाइन है वो वाई एक्सिस को जिस बिंदु पर काटेगा, वाई एक्सिस को जहां काटेगा उसी पोजीशन को आपको ये सी रिप्रेजेंट करेगा। सी पोजीशन को सी बाबू रिप्रेजेंट करेगा। अगर मान लो कि सी पॉजिटिव है, इफ पॉजिटिव, तो इसका मतलब आप समझिए क्या, देन स्ट्रेट लाइन कट्स पॉजिटिव वाई एक्सिस। या अगर मान लो कि सी का मान +2 है, तो आप क्या समझेंगे? आप समझेंगे कि जो स्ट्रेट लाइन है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस के 2 पोजीशन पर काट के जाएगा। इसीलिए नाम पड़ा है इसका वाई इंटरसेप्ट। वाई एक्स इंटरसेप्ट नहीं, वाई इंटरसेप्ट। अगर इसका मान निगेटिव है तो आप क्या समझेंगे? तो आप समझेंगे कि जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन छूट गया, लाइन कट्स पॉजिटिव वाई एक्सिस, स्ट्रेट लाइन कट्स नेगेटिव वाई एक्सिस। अगर निगेटिव है, जैसे -3 है ना, सी का मान आपके कोई इक्वेशन में -3 आया, तो आप क्या समझेंगे कि वो निगेटिव वाई एक्सिस के 3 पोजीशन पर वो स्ट्रेट लाइन काट के जाएगा। और अगर इसका मान सी का 0 हुआ, तो आप क्या समझेंगे? तो आप समझेंगे कि जो स्ट्रेट लाइन है वो ना पॉजिटिव वाई को काटेगा ना वो नेगेटिव वाई को काटेगा, वो ओरिजिन से पास करेगा। देन स्ट्रेट लाइन पास थ्रू दी ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पास थ्रू दी ओरिजिन। ठीक है, तो एक सिंपल सा हम यहाँ एग्जाम्पल देके इस बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं। सपोज करो ये आपकी एक्स और वाई का एक सिस्टम हमने लिया और इसमें कुछ ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं, और बस आपको बतानी है कि सी पॉजिटिव है निगेटिव है क्या है, बस देखिए और बताइए। कुछ प्रैक्टिस है, आप देखिए। ये हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके इस एक्स वाई प्लॉट पर दिखाया है। बताइए देख करके इसकी सी क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 0 है, समथिंग। तो ये स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को यहाँ काटा और ये पॉइंट जो है वो पॉजिटिव वाई साइड है, तो इसका जो सी होगा वो पॉजिटिव होगा। बहुत सिंपल। इसी तरह से इसके बारे में बताइए, इसका सी का क्या हाल है। तो ये देखिए, ये स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस के इस बिंदु को काटा और ये जो साइड है वो नेगेटिव वाई साइड है, ओरिजिन से इधर नेगेटिव वाई साइड हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो है वो सी नेगेटिव है इसका, क्योंकि नेगेटिव वाई को काट के जा रहा है। अगर हम इसके बारे में पूछें कि ये बताइए इसका सी कैसा है, तो ये भी पॉजिटिव वाई को पॉजिटिव साइड काटा, तो ये सी पॉजिटिव हो। अगर हम इसके बारे में आपसे पूछें इसका सी क्या है भाई, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है वो वाई एक्सिस को यहाँ काटा जो कि नेगेटिव वाई है, तो इसका जो सी है वो नेगेटिव है। इसकी सी के बारे में क्या कहानी आपकी बनेंगी, तो इसका जो सी होगा वो ओरिजिन से पास किया सो 0 होगा। ओरिजिन से पास करने पर सी का मान 0 होता है। इसकी सी के बारे में क्या कहानी होगी, तो इसका जो सी होगा वो भी 0 होगा। क्लियर है। तो हम सी के इस तरह से इस्तेमाल लेंगे ग्राफ के ड्रॉ के प्रक्रिया में। तो अभी हमने सी समझा है, आइए हम एम के बारे में बात करते हैं। एम क्या है, इसको बोलते हैं स्लोप, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन।
स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, एम नाम ही है उसका स्लोप, और ये निकाला जाता है वैल्यू ऑफ tan थीटा से। तो स्लोप इज डिफाइंड बाय द वैल्यू ऑफ tan थीटा, और ये जो थीटा है वो ध्यान रखिएगा, दैट थीटा इज द पॉजिटिव एंगल, दैट थीटा इज द पॉजिटिव एंगल। और हम ट्रिगोनोमेट्री के फर्स्ट क्लास में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल डिस्क्राइब किए थे। पॉजिटिव एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज। तो आप बातों को समझिएगा। तो आप यहाँ कह सकते हैं थीटा इज मेजर्ड, एंगल थीटा एंगल measured with positive x axis anti-clockwise, that is theta, angle measured with positive x axis anti-clockwise। और अगर ये थीटा का मान सपोज करो लेस देन 90 है, अगर थीटा का मान 90 से छोटा है, या यूं कह लो कि अगर m पॉजिटिव है, अगर स्लोप जो m है इफ पॉजिटिव, तो आप क्या समझेंगे कि जो थीटा है उसका मान 90 से छोटा है। हाँ, एक बात आप याद ध्यान रखिएगा कि जिस तरह से हम यहाँ एंगल नापने की बात कर रहे हैं, वो एंगल हमेशा 0 डिग्री से लेकर 180 के ही बीच होगा। एंगल 0 से कम नहीं होगा और 180 से ज़्यादा नहीं होगा। अभी हम बनाएंगे तो आप खुद समझ लेंगे। तो यहाँ 2 क्वाड्रेंट पकड़ाए, 0 से 90 को तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, और 90 से आगे जो 180 तक को सेकेंड क्वाड्रेंट कहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव हैं, परंतु 90 डिग्री से 180 की जो सेकेंड क्वाड्रेंट रेंज है उसमें सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी सारे निगेटिव है। बात यहाँ tan की हो रही है। अगर ये पॉजिटिव है तो जरूर थीटा का मान 90 से छोटा होगा, माने फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा का मान होगा। अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव कब होगा? m का मान नेगेटिव, मतलब tan थीटा नेगेटिव, और नेगेटिव तब होगा जब थीटा का मान सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, माने 90 से बड़ा होगा। और अगर सपोज करो कि ये 0 हो गया तो थीटा का भी मान 0 ही हो जाएगा, क्योंकि थीटा 0 पर tan 0 का मान 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ आप इस बात को समझिए। फिर से एक बार देखिए, थीटा की जो मेजरमेंट होंगी वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मापा जाएगा। अभी हम मापकर आपको सिखाएंगे। थीटा जो भी होगा वो 0 डिग्री से 180 के ही दरमियान होगा, 180 से ज़्यादा नहीं होगा। और अगर स्लोप किसी का भी अगर पॉजिटिव मिलता है तो इसका मतलब आप समझेंगे कि जो थीटा है वो 90 से छोटा है। और अगर थीटा अगर स्लोप अगर नेगेटिव मिलता है तो समझेंगे कि जो थीटा है वो 90 से बड़ा है। स्लोप 0 किसी का मिला तो समझेंगे थीटा का मान 0 है। थीटा का मान 0 मतलब क्या होगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ ही स्ट्रेट लाइन एंगल बनाना है, तो इसका मतलब हो गया पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अभी हम ड्रॉ करते हैं। सपोज करो हम यहाँ कुछ ग्राफ दिखाते हैं, अलग अलग ग्राफ दिखाते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। सपोज करो ये हमने एक एक्स वाई एक्सिस सिस्टम बनाया, और पहले तो आप इस थीटा को समझने का अच्छे से प्रयास करो। थीटा समझ जाओ तो काम बहुत आसान हो जाएगा, है ना। ये मान लिया जाए स्ट्रेट लाइन है, सपोज करो दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, और इसका स्लोप निकालने के लिए हमको थीटा की ज़रूरत है ताकि tan थीटा लगाकर हम स्लोप निकाल सकें। तो सुनो थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये स्ट्रेट लाइन जहां भी एक्स एक्सिस को काटता है उसके दाएं साइड की एक्सिस को हम पॉजिटिव बोलेंगे। हालांकि पॉजिटिव तो यहीं से शुरू होता है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो यहीं से शुरू होता है, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू दिस ग्राफ नापना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर हम इसके पहले से यहाँ से ऐसे नापेंगे तो ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन तो यहाँ पड़ा हुआ है, तो आप नाप ही नहीं पाएंगे।
तो हम जहाँ एक्स एक्सिस को काटा उसके दाएं साइड के एक्सिस को हम पॉजिटिव बोलेंगे। एक्चुअली एक्सिस सिस्टम में जो एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन की बात होती है, तो ये जो डायरेक्शन है, अगर हम यहीं से बात करें तो यहाँ से ये डायरेक्शन पॉजिटिव हुआ, और यहाँ से बात करें तो यहाँ से ये डायरेक्शन निगेटिव हुआ। भले यहीं से स्टार्ट क्यों ना हो, लेकिन ये डायरेक्शन लेने वाला जो है वो निगेटिव होता है। उसी तरह ऊपर के डायरेक्शन वाले को पॉजिटिव और नीचे के डायरेक्शन वाले को हम निगेटिव एक्सिस सिस्टम के अनुसार लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे जहाँ ये स्ट्रेट लाइन काटा एक्स एक्सिस को, उसके दाएं साइड के एक्सिस को हम पॉजिटिव मान लेंगे, और उस पॉजिटिव एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज चल करके हम स्ट्रेट लाइन पर पहुँचेंगे। ये जो एंगल आपको प्राप्त हुआ वही एंगल स्लोप के tan थीटा में इस्तेमाल होगा। अब देखो यहाँ देख करके बताओ, ये थीटा 90 से बड़ा है छोटा है? तो ये 90 से बड़ा है, तो इसका मतलब इस स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप होंगी वो निगेटिव होगा। या जिस इक्वेशन की स्लोप की जगह पर मान निगेटिव आया, तो उसमें जो उस केस में जो स्ट्रेट लाइन बनेगा उसका थीटा का मान 90 से बड़ा होगा, उल्टा भी। ठीक है, तो ये हमने एक लिया, एक आप समझे। उसके बाद अगर हम एक दूसरा यहाँ पर प्लॉट बनाते हैं, बस समझिएगा, इतना बात सीख गए, काम खत्म। चीज़ें बहुत छोटी हैं, और इवन कि छोटी छोटी ही चीज़ें साइंस में सब है, और यही छोटी छोटी चीज़ें बहुत बहुत अच्छे से अगर हम फिट होकर समझ ले तो बड़े बड़े काम आराम से हो जाते हैं। तो हम यहाँ एक प्लॉट दे रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। ये आपकी मान लिया जाए स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ करी, और हम जानना चाहते हैं कि स्ट्रेट लाइन की स्लोप कैसी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है। तो सुनो, ये स्ट्रेट लाइन जो है पॉजिटिव, ये जो आपकी एक्स एक्सिस है उसको यहाँ काटा, जहाँ काटा उसके दाएं साइड के एक्सिस को हमने नाम पॉजिटिव देने कहा है, तो वहाँ से ही हम पॉजिटिव नाम देना शुरू कर देंगे दाएं साइड, और इससे हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे। जो एंगल बना उस एंगल को देखें 90 से छोटा है कि बड़ा है, तो पता चला कि ये तो 90 से छोटा मिला, तो इसका मतलब इस स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप वैल्यू होंगी वो पॉजिटिव होंगी, क्योंकि पॉजिटिव होने पर एंगल का मान 90 से छोटा होता है। तो हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे। जहाँ एक्स एक्सिस को काटा उसके दाएं साइड के एक्सिस को हम पॉजिटिव बोलेंगे, और उससे हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे एंगल थीटा, और उस थीटा को देखेंगे 90 से बड़ा है कि छोटा है, और तब जाके हम स्लोप डिसाइड करेंगे कि स्लोप पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव हुआ। ये सीधे नहीं कि एक्स एक्सिस को नेगेटिव साइड काट दिया तो स्लोप नेगेटिव है, नहीं। ये बातें वाई इंटरसेप्ट के साथ है। वाई साइड पॉजिटिव वाई को काट दिया तो सी के मान सीधे पॉजिटिव, नेगेटिव वाई को काट दिया तो सी के मान सीधे नेगेटिव। लेकिन स्लोप के केस में वैसा नहीं है। स्लोप के केस में जहाँ एक्स एक्सिस को काटा उससे उसके दाएं साइड के एक्सिस को पॉजिटिव से एंटी क्लॉकवाइज मापे, तो जो एंगल थीटा आया वो अगर 90 से बड़ा आया तो स्लोप नेगेटिव, 90 से छोटा आया तो स्लोप पॉजिटिव। इस तरह जैसे मान लिया जाए आपकी इक्वेशन, हम इस एग्जांपल हम एक लेते हैं, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, एंड नाउ यू हैव दिस ग्राफ, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन हियर। पूछना है यहाँ स्लोप इस ग्राफ की क्या है, तो कुछ नहीं, जहाँ एक्स एक्सिस को काटा यहाँ काटा, उसके दाएं साइड का एक्सिस हो गया पॉजिटिव, से हम एंटी क्लॉकवाइज मापे, ये एंगल बना, और ये एंगल 90 से हमें बड़ा दिख रहा है, और बड़ा दिखने का मतलब स्लोप इसके हो गए नेगेटिव जी। सो सिंपल। अगर हम आपसे यहाँ पर ये ग्राफ दे देते हैं और पूछते हैं कि बताइए कि इस ग्राफ की क्या कहानी होगी स्लोप के बारे में, ये वाई है, ये एक्स है। फिर वही बात, ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को जहाँ काटा यहाँ काटा, इसके दाएं साइड का एक्सिस हो गया पॉजिटिव, और उससे हम एंटी क्लॉकवाइज मापे, जो एंगल बना थीटा, एंगल 90 से हमें छोटा दिखा, तो स्लोप का मान आपके हो गए पॉजिटिव। ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो ये प्रैक्टिस करने ही के बाद के दरमियान जो है ये सारी बातें जो है याद हो जाती हैं, इसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, प्रैक्टिस में ही याद हो जाती है। जैसे अगर हम एक एक्स एक्सिस बनाया, ये वाई एक्सिस बनाया, और इसमें ग्राफ हमने ऐसा ड्रॉ कर दिया,
ओरिजिन से गुजारते हुए। अब पूछते हैं हम स्लोप क्या है, तो सीधे स्लोप जीरो मत बोल देना, यहाँ पर जीरो सी हुआ, वाई इंटरसेप्ट, स्लोप जीरो नहीं हुआ। स्लोप के बारे में तो थीटा से पता चलेगा, है ना। तो ये जो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को जो यहाँ काटा, दाएं साइड का एक्सिस पॉजिटिव से एंटी क्लॉकवाइज माप पे जो एंगल बना थीटा 90 से छोटा होने की वजह से अब इसके स्लोप हम पॉजिटिव बोलेंगे। और ये एक्स वाई एक्सिस सिस्टम है और ये आपकी स्ट्रेट लाइन, और ये स्ट्रेट लाइन देखिए तो फिर ओरिजिन को काटा, स्लोप जीरो नहीं बोलेंगे, दाएं साइड का एक्सिस है पॉजिटिव से एंटी क्लॉकवाइज माप पे, ये एंगल का मान 90 से बड़ा है और इस तरह से इसके स्लोप के मान हो जाएंगे निगेटिव। तो हमें लगता है कि आप स्लोप कम से कम समझ गए हैं। तो आपने सी समझा बेहतर ढंग से। अच्छा, अगर हम सबकी सी भी पूछे क्या बोलोगे, एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा। इसका सी क्या बोलेंगे, तो इसकी सी बोलेंगे पॉजिटिव। इसकी सी क्या बोलेंगे, इसकी भी सी बोलेंगे पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव वाई को काट दिया। इसकी सी क्या बोलेंगे, इसकी सी बोलेंगे नेगेटिव, क्योंकि वो नेगेटिव वाई को यहाँ काटा, तो इसका सी हुआ नेगेटिव। इसकी सी क्या बोलेंगे, ये इसकी सी यहाँ इसका हुआ, तो इसका सी हो गया नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव वाई को काटा। इसका सी क्या बोलेंगे, इसका सी बोलेंगे जीरो। क्यों? क्योंकि ओरिजिन से पास किया। इसका भी सी क्या बोलेंगे, इसका भी सी बोलेंगे जीरो। क्यों? क्योंकि ओरिजिन से पास किया। तो हमने ये सी और ये एम दोनों को अच्छे से समझा है। एक बार फिर सुनिए, सी वाई एक्सिस को जिस जगह काटेगा उससे डिसाइड होगा। एम जो स्लोप है वो थीटा से डिसाइड होगा। 90 से छोटा एंगल है कि 90 से बड़ा एंगल है, उससे ये एम स्लोप डिसाइड होगा। अब हम आपको ग्राफ ड्रॉ करना सिखाते हैं। ड्रॉ y वर्सेस x ग्राफ। एक सिंपल एग्जांपल लेके आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना सिखाते हैं। सबसे पहला हम एग्जांपल लेते हैं 3x + 4y - 6 = 0। एक हमने कोई इक्वेशन ले लिया। पहली बात तो ये देखिए, तो क्या ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है नहीं है? ये बाबू, क्या ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है कि नहीं है? तो कैसे पता लगाओगे स्ट्रेट लाइन का है कि नहीं है? तो देखेंगे एक्स और वाई के बीच संबंध देखेंगे कि जोड़ घटाव का संबंध है नहीं है। जोड़ घटाव का संबंध है। पावर फिर देखेंगे 1 1 है, तो बोलेंगे पूरी तरह से ये लीनियर इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। अब हम इसकी ग्राफ ड्रॉ करने की बात करें। आपने इस इक्वेशन का ग्राफ मैट्रिकुलेशन में भी ड्रॉ किया है, याद होगा। हम बता रहे हैं आपने इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या किया होगा। एक एक्स ड्रॉ किया होगा, एक वाई का कॉलम बनाया होगा, एक्स का मान अपने मन से 0 1 2 3 इस तरह से रखा होगा और इस इक्वेशन को इस्तेमाल करके एक्स का मान 0 डालकर वाई निकाला होगा। फिर एक्स का मान एक बार 1 डाल के फिर वाई निकाला होगा, एक बार एक्स का मान 2 डाल के फिर वाई सॉल्व करके निकाला होगा, 3 डाल के फिर निकाला होगा। और फिर ग्राफ पेपर में आप इन सभी पॉइंट्स को सजाए होंगे और उसको आपस में फ्री हैंड से मिलाए होंगे, तो एक ग्राफ ड्रॉ किया होगा। ये ग्राफ ड्रॉ करने की सबसे बेसिक, सबसे बेहतरीन तरीका है ना। सबसे पावरफुल तरीका ग्राफ ड्रॉ करने का यही है और सबसे बेसिक तरीका भी है। हम सबों को ये तरीका मालूम होना ज़रूरी है, चाहिए। तो हमने मान के चला है कि आपने मैट्रिकुलेशन तक तो बातें सब समझ में आ गई हैं आपकी, तो हम मान के चलेंगे ये छोटी छोटी बातें आप जानते हैं। फिर भी हम प्रैक्टिस करेंगे, कुछ आगे ग्राफ जो हमने 8 दिए हैं उसमें हम इस तरह की बातों की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ अभी इस मेथड से ग्राफ ड्रॉ नहीं करेंगे। यहाँ पर जो ग्राफ ड्रॉ करने की हम लोग की जो टेक्निक है वो कुछ फास्ट है, एडवांस है। सबसे पहले हम इक्वेशन की पहचान जो किया कि ये भाई स्ट्रेट लाइन है, तो फिर देखो क्या ये हम लोग की स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है, माने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में है कि नहीं है। तो देखो भाई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में है कि नहीं है, तो आप कहोगे नहीं है, क्योंकि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या था कि बराबर की एक साइड में अकेला y था और दूसरे साइड में था
एक्स वाले टर्म और कांस्टेंट वाले टर्म एम एक्स प्लस सी, तो हम वैसा इसमें कन्वर्ट करेंगे, वैसा ही रूप में हम इसको लाएंगे। तो कैसे लाते हैं, 4y को हम रहने देते हैं और बाकी ये जो दो टर्म है उसको उस पार भेज देते हैं, -3x + x, ऐसा। अब क्या ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन गया? तो अभी तक नहीं बना है, क्योंकि इस y में 4 मल्टीप्लाइड है, हमें 4 हटाना होगा। तो क्या 4 हटाने के लिए इसे मिटा दें, हट गया? नहीं, आपको हटाने की विधि मालूम हो कि हम दोनों साइड 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इससे 4 से डिवाइड करने पर यहाँ पर 4 तो हट जाएगा और यहाँ आ जाएंगे एक इसके नीचे में 4 और एक यहाँ इसके नीचे आ जाएंगे 4। ये x हम यहाँ लिख सकते हैं और इसको हम 3/2 लिख सकते हैं, 6/4 जो भी है लिख सकते हैं। इसको डिराइव करके ऐसे 3/2 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये अब जो इक्वेशन आप देख रहे हो, नाउ इट इज इन फॉर्म ऑफ स्लोप इंटरसेप्ट। इसके साथ अब आप यहाँ पर मैच कर सकते हो, बराबर के एक साइड में y है, बाकी दूसरे साइड में बाकी सब है। अब कंपेयर करके यहाँ से इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके c का मान निकालिए, देखिए क्या है। c का मान क्या आपको मिला, साइन के साथ बोलिएगा c का मान, तो +3/2। जैसे ही c पता चला, दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि जरूर स्ट्रेट लाइन जो है कट्स पॉजिटिव y एक्सिस। वो जो भी स्ट्रेट लाइन है वो पॉजिटिव y एक्सिस को काट के जाएगा, ऐसे ही। और कहाँ पॉइंट से काट के जाएगा, तो 3/2 मतलब 1.5 पोजीशन y एक्सिस की पोजीशन को काट के जाएगा। और m देखिए क्या है, तो m का मान आपकी है -3/4। माइनस स्लोप साइन के साथ बात करेंगे, ये भी हम साइन के साथ बात करेंगे, ये भी हम साइन के साथ बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ जो निगेटिव आया तो दिमाग में तुरंत घंटी बजनी चाहिए कि अच्छा इसकी जो स्लोप निगेटिव है, मतलब थीटा का मान जरूर 90 से बड़ा होगा। तो ये दो बातें आप तुरंत जो है आकलन करके दिमाग में चला सकते हैं। अब रह गई बात ग्राफ ड्रॉ करने की, तो वो सीखो। ग्राफ ड्रॉ करने में हम बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे। ये आपकी x है, ये आपकी y है। सबसे पहले हम c को सेट करेंगे, सबसे पहले हम c को सेट करेंगे। c माने क्या, +3/2। तो हम पॉजिटिव y में जाकर कहीं एक जगह पर +3/2 आप इंडिकेट कर देंगे, कहीं भी, यहाँ आपको जहाँ मन है कर दीजिए। हमें ग्राफ पेपर तो है नहीं कि उसको हमने डिवीजन में बांटा है, तो एक अपने अंदाज से पॉइंट जगह शो कर दीजिए। मतलब ये हुआ कि जो भी ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, वो जो स्ट्रेट लाइन है वो इसी पॉइंट से पास करेगा, इसी पॉइंट से गुजरेगा। चाहे वो ऐसे गुजर जाए या ऐसे गुजर जाए या ऐसे गुजर जाए, लेकिन गुजरेगा यहीं से। वो पॉइंट तय हो गया कि कहाँ से गुजरना है। अब कैसा गुजरेगा, तो ऐसा गुजरेगा जैसा ये आपकी स्लोप बता रहा है। स्लोप क्या है, तो नेगेटिव है, मतलब जो थीटा होगा 90 से बड़ा होगा। तो स्ट्रेट लाइन यहाँ से तो गुजरेगा, लेकिन ऐसा गुजरेगा जिससे कि एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज मेजर करके जो एंगल बने वो 90 से बड़ा बने। तो देखो, तो क्या अगर हम ऐसा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं तो इस चीज़ को फॉलो कर रहा है? तो नहीं, क्योंकि इस केस में ये एंगल थीटा 90 से छोटा हो गया, जबकि यहाँ पर स्लोप निगेटिव है, थीटा 90 से बड़ा होना चाहिए। तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। आप इस पॉइंट से अगर ऐसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मेजर करके जो एंगल बनाएगा वो 90 से बड़ा बनाएगा। ठीक है बाबू? तो इसकी जो इस इक्वेशन की जो ग्राफ होगी वो यही होगी। दिस इज द ग्राफ। क्लियर है? और भी बात हम यहाँ बोल सकते हैं, ये जो स्ट्रेट लाइन है इस पॉइंट को कहाँ काटेगा, तो इस पॉइंट को काटेगा 3/2 पोजीशन पर।
ये थीटा भी हम बोल सकते हैं, थीटा का मान कितना होगा, तो हम थीटा का जानते ही हैं tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, स्लोप। स्लोप का मान कितना है, -3/4 ये बाबू। तो हम यहाँ पर थीटा का मान बोल सकते हैं tan इनवर्स -3/4, ऐसा भी बोल सकते हैं, माइनस छूट गया यहाँ, -3/4 ऐसा भी बोल सकते हैं। और इतना हम थीटा का जवाब दे सकते हैं। अगर मान लीजिए हमें ये अल्फा एंगल बोलनी हो, दिस अल्फा एंगल बोलनी हो, तो इस अल्फा का थीटा का संबंध अगर हम इस्तेमाल करें तो अल्फा प्लस थीटा मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री, है ना बाबू। ये टोटल 180 होगा ना, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि अल्फा को उधर भेज देते हैं, तो थीटा बराबर होगा 180 माइनस अल्फा होगा। हम क्या करते हैं, थीटा बराबर होगा 180 माइनस अल्फा, हम क्या करते हैं, दोनों साइड अपने मन से tan ले सकते हैं, ले लेते हैं। ये सारी फैसिलिटी है, ये हम कर सकते हैं। दोनों साइड log ले सकते हैं, दोनों साइड sin ले सकते हैं, दोनों tan ले सकते हैं। तो हमने दोनों साइड tan ले लिया। इससे क्या हुआ कि राइट हैंड साइड में देखो तो tan 180 माइनस अल्फा, ये क्या क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, 180 माइनस अल्फा, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, मालूम है। तो यहां पर हो जाएंगे -tan अल्फा। अब देखो ये tan थीटा का मान कितनी है, तो -3/4। इसका मान कितना आया, -tan अल्फा। माइनस माइनस प्लस हो गए, और यहाँ से tan अल्फा का मान कितना दिख रहा है, तो इसका मान दिख रहा है 3/4। और 3/4 tan के किस वैल्यू पर होता है, अल्फा के किस वैल्यू पर होता है tan के साथ, ताकि उसका मान 3/4 हो, तो इसका मान होता है 37 डिग्री पर। ये सारी बातें हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं। तो इसका मतलब हुआ ये जो एंगल है वो 37 डिग्री है, तो इसका मतलब ये जो एंगल होगा वो 180 माइनस 37 डिग्री होगा। घटा लीजिए, यू विल गेट द आंसर 143 डिग्री होगा। तो ये आपकी एंगल के मान निकल जाएंगे 143 डिग्री। 37 जोड़ेंगे ना तो 180 हो जाएगा। तो इस तरह हम एंगल निकाल सकते हैं। हालांकि एंगल निकालने की बात तो गणित में इस्तेमाल होता है, फिजिक्स में हमें इस एंगल की ज़रूरत नहीं है। फिजिक्स में तो हमें ग्राफ प्लॉट करनी है, जो कि हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम अपनी क्लास यहीं तक रखते हैं। थोड़ी सी लंबी वीडियो हो जाती है तो परेशानी होता है, तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे अगले क्लास में। ग्राफ हम लोग की बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो छोटी छोटी बातें आप अच्छे से समझते चलें। पूरी फिजिक्स की ग्राफ आपके एकदम फिंगर टिप पर होंगी। सो वी विल बी कंटिन्यू द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।